नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी कुछ दिनों से मैंने आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है, लेकिन अब आपको डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों पर ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे डेली। तो चैनल पर बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर फ्री में मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों से आपको ये नहीं दे पाए थे, लेकिन मैंने ईवीएस की आपको सारी वीडियो दे रखी हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बुकों पर आधारित ईवीएस के प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जब भी मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको यानी गद्य कैसे पढ़ना है। तो गद्य पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, गद्य आपको कुछ लोग आपको बताते हैं कि आपको 2-4 बार पढ़ना है, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम है तो उसमें प्रश्न आपके वैसे ही इतने बड़े बड़े आते हैं, और आपके 2 गद्य आते हैं कभी कभी, और आपके साथ ही साथ कविता भी आती है। तो इनको पढ़ने में और फिर प्रश्न छांटने में ही बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। फिर अगर आप एक ही चीज़ को 2-2 3-3 बार पढ़ोगे तो फिर इसमें और भी ज़्यादा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा से बताती रहती हूँ कि आपको अंडरलाइन करते हुए और अपना जो भी आपका गद्य है पढ़ या पद्य है, यानी आपकी जो कविता है या अवतरण है, उसको आपको गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। हम अपना गद्य लेते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। अब देखो, हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, हमारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। यानी हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमारे व्यवहार के अनुसार। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। वही शांति पाने का हकदार होता है। यानी जो समाज और संवेदनाओं की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। यानी मनुष्य को अपने व्यवहार का हिस्सा किसको बनाना है, नीति मूलक, ठीक है, संवेदनाओं की नीति मूलक स्थापनाओं को, और वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक है, यानी किसका योगदान है, तो इन सारी चीज़ों का योगदान है। ये हमारे महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट, इनसे हमारा यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है। तो हमारे जीवन पर इनकी क्या योगदान है, तो सदाशयता और निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। वे किस लिए जिए, वे समस्त प्राणियों के लिए जिए, प्रकृति और सृष्टि के लिए। ठीक है, इस तरीके से यानी आपको समझ के साथ थोड़ा सा व्याख्या करते हुए आपको ये अपना गद्यांश पढ़ना है, और आपको इस तरीके से जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उन पर आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है। यहाँ से आपके जो प्रश्न दिए होते हैं तो उनके उत्तर आपको तुरंत मिल जाते हैं। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। यानी अहंकार को किससे हटाया जा सकता है, विवेक से। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन करते हुए अवश्य पढ़ें। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। यानी गांधी जी ने अपना लक्ष्य क्या बनाया, तो ठीक है, गुलामी से आज़ादी, यानी उन्होंने गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहारता कि गांधी विश्व नेता बने। गांधी जी क्या बने, विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यानी महावीर स्वामी हैं तो वो क्या करते हैं, यानी मैत्री की अनिवार्य घोषणा करते हैं। ये अनुभूत है, ये अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा।
आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। यानी शांति कहाँ है? शांति मनुष्य के अंदर ही है। यानी शांति के लिए भटक रहे हैं तो, लेकिन ये शांति कहाँ है? आपके अंदर ही है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जिस किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियो देखी है अभी तक, जो भी मैंने आपको हिंदी पर प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, या फिर ईवीएस की है या सीडीपी की है, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ, थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को पहचान कर, और आपका यही प्रश्न क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, इस तरीके से आपको पूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ। तो चाहे आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखना तो आपके लिए ज़रूरी है। और मैं आपको सलाह दूंगी, आपके पास समय बहुत कम है तो आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को अवश्य सॉल्व करें। हमारे चैनल पर भी आप रह सकते हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डेली आप वीडियो देख सकते हो, और कहीं अन्य आप साधन से पढ़ना चाहें वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता है। पहला प्रश्न देखते हैं हम। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? यानी गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया? तो पहला है गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, या गुलामों से आज़ादी। तो अब चलो हम थोड़ा आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि हमने ये अभी लगाए थे, यानी अंडरलाइन किया था। अब अंडरलाइन में, ठीक है, तो अंडरलाइन में हम थोड़ा नीचे हमें चलना पड़ेगा। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। अब हमारे ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में है हमारा गुलामी से आज़ादी, इसे गांधी जी ने अपना बनाया है। मनुष्यता की सेवा भी उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। विवेक से मित्रता, इसे भी अपना लक्ष्य बनाया था। गुलामों से आज़ादी, ठीक है, यानी गुलामों से नहीं, गुलामी से आज़ादी को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और ये जो गलत हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम बार बार पैराग्राफ नहीं देखेंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो वो विश्व नेता किस लिए बने? क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो सभी के प्रति कैसी थी? समान थी। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया है। ये सभी पॉइंट हमारे, ये जो भी हमारे राइट आंसर आ रहे हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे अंडरलाइन किए हुए हैं। कौन सा शब्द भिन्न है? अब आपको इसमें से भिन्न शब्द ढूंढना है। आपका है मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। अब देखो ये सभी क्या है आपकी? मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता, ठीक है। अब आपको इसमें तुरंत पता भी चल रहा होगा कि कौन सा आपका भिन्न है। अब आपका है मित्र से क्या बन गया? मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, वीर से वीरता, लेकिन ये आपका भिन्न फिर क्या हो गया? भिन्न हो गया आपका मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति खाली जगह दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सामान्य, समान, भिन्न, अलौकिक। तो सबके प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए? हमारी समान दृष्टि होनी चाहिए। अपना पराया में समास है, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विग। ये कौन सा समास होता है? ये संख्यावाची होता है, ठीक है। जैसे चौराहा है आपका, ठीक है,
तो पंचरत्न है। और तत्पुरुष भी नहीं होगा आपका। और द्वंद्व, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पहले आपके क्या आते हैं, आपके अव्यय आते हैं और ये अव्ययी भाव होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। यानी ये दोनों जब बराबर के होते हैं, द्वंद्व युद्ध आपने सुना होगा, यानी कोई भी किसी से कम नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला जो भाग होता है तो वो संख्यावाची होता है। अव्ययी में पहला अव्यय होता है और द्वंद्व में ये दोनों ही, जैसे अपना पराया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, समाज, व्यवहार, बुद्धि और वंश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, व्यवहार। और ये सभी हमने अंडरलाइन करके रखे हैं, ये सभी हमारे अंडरलाइन हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो अभी हमने अंडरलाइन करके देखा था। आप जब भी पेपर पे इस तरीके से अंडरलाइन करोगे तो वो आपको दिखाई देगा। और थोड़ा इस तरीके से मैं बार बार अगर आपको दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समय आपका भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है, शांति को किसमें पाया जाता है, स्वयं में। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, यानी आपको ये अब एक कविता पढ़नी है और कविता के आधार पर आपको फिर से प्रश्नों को चुनना है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार से देश को करो। तो यानी देशवासियों से क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, देश को नमन करना है। और देश क्या है, हमारा आधार है। और आपको देश से प्यार भी करना है। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, यानी आप एक छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ रहे हो, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर। यानी आप देश हित को छोड़ करके छोटे छोटे प्रदेशों पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर झगड़े कर रहे हो। मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो, यानी देश को आपको सुदृढ़ करना है, ये सारे भेदभावों को मिटाना है। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर में, यानी प्रत्येक नगर नगर, शहर शहर में भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, और घोर अंधकार छा रहा है और इसमें डगर नहीं सूझ रही है। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, यानी धर्म की और नीति की आपको ज्योति प्रखर यानी जलानी है, उसको बढ़ाना है। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो, यानी देश हमारा रो रहा है, इसका रुदन आपको सुनना है। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, आपको देश के मित्र बनना है, उसका दर्द बांटना है। प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो, यानी आपको प्रेम रूपी अमृत से और द्वेष का क्या करना है, नाश करना है। ये थोड़ा हमने अर्थ सहित कविता पढ़ी है। अब हम इनके प्रश्नों को देखते हैं और उत्तरों को छांटते हैं। फिर इसके बाद हमारे प्रश्न आएंगे पेडागोजी पर आधारित, तो फिर हम उन प्रश्नों को देखेंगे और पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो नीति धर्म की ज्योति प्रखर, तो अभी देखो ये हमने कहाँ पढ़ा था, नीति, देखो ये रहा, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, किस लिए, भ्रष्टाचार के लिए। तो इस तरीके से आप अगर अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको इसके मतलब जितने भी आपके प्रश्न हैं सबके उत्तर आपको बहुत जल्द से मिल जाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है, देश में शांति का वातावरण है, देश में शांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश में अशांति का वातावरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वेष का शमन किया जा सकता है, तो नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। तो द्वेष का शमन हमें प्रेम के द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष का विलोम शब्द है, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, और क्षीर, नीर, अमृत, विष। ठीक है, तो अभी हमने पीयूष का आपको अर्थ बता दिया है कि क्या होता है, अमृत होता है। तो इस अमृत का अब विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है,
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रष्ट धन आचार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट धन चार, भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट आचार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 भ्रष्ट धन आचार। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर। अब देश हित को भूल जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे हम। ठीक है, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, अकेले हम देशभक्ति के गीत गाते रहेंगे तब भी हम देश को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ नमन करने से भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सारे भेदभावों को दूर करने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा ध्यान से इन्हें आप देखना। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। एक कक्षा में लिखना से प्रारंभ होता है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, यानी आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो शुरुआत में हम बच्चों को भाषा लिखना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उनकी भाषा को समृद्ध कराते हैं। तो अब भाषा यानी कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है हमारा अक्षर लिखने से। बच्चा सीधे से ही जाके एकदम से अक्षर नहीं लिख पाता है। वाक्य लिखने से, अब जब अक्षर नहीं लिख पाता है तो वाक्य कहाँ से लिखेगा। ठीक है, और शुरू से, तो शुरू से के क्या अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 चित्र बनाने से। यानी अब बच्चा टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लाइन खींचता है तो ये उसके लिए एक चित्र ही होता है। तो इस तरीके से बच्चा और सीखता है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। अब आपके ये भाषा कौशल हैं, भाषा कौशल कौन कौन से हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो आप किस विचार से सहमत हैं, यानी इसमें सबसे राइट आंसर आपका क्या है, आप किस चीज़ से सहमत हैं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक निश्चित क्रम में ही सीखें। यानी कोई बच्चा पहले लिखना सीख लेता है और कोई बच्चा पहले बोलना सीख लेता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक निश्चित क्रम में ही ये सीखे जाते हैं कि हम पहले लिखना सीखेंगे तभी बोलना सीखेंगे या तभी पढ़ना सीखेंगे। तो ये मतलब इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, एक साथ सीखे जा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं यानी बच्चा लिखना भी सीखता है, पढ़ना भी जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लिखना पढ़ना ये सब भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। हम भी कह रहे हैं भैया कि ये मतलब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली जगह, उनसे गहराई से खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। यानी पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं होती हैं वो वातावरण निर्मित करती हैं, यानी जो रचनाएं हैं वो एक ऐसा माहौल का निर्माण करती हैं जो अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 परखने, जुड़ने और तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य का अर्थ होता है तल्लीनता। ठीक है, यानी उन्हें परखने और उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अब आपको सिर्फ स्किनर को लेना है और यही आपको राइट आंसर मतलब इसका राइट आंसर आपको देना है कि स्किनर क्या मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है। अगर आपका ये स्किनर नहीं होता तो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है और ये आपका राइट आंसर होता है। भाषा अंतःक्रिया से भी सीखी जाती है, ये भी है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ये आपका गलत आंसर है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्किनर हमारे क्या मानते हैं, स्किनर जी हमारे मानते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ये प्रश्न किससे जुड़ा है, यानी बच्चे से आप इस तरीके से प्रश्न पूछते हो कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। विभिन्न व्यवसायों से नहीं है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन के विस्तार से और परिवार की जानकारी से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपकी चिंतन क्षमता के विस्तार से। यानी फिर बच्चे से अगर आप इस तरीके से प्रश्न पूछोगे तो बच्चा चिंतन करता है और फिर उसका राइट आंसर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। आकलन आपको किसका करना है, आपको भाषा का करना है, हिंदी भाषा का, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। अब अलंकारिक भाषा पर हमें जोर नहीं देना है। हमारे बच्चे कौन से हैं, 1 से और 5 तक के बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो हमें सिर्फ उनकी भाषा का आकलन करना है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग वो नहीं कर सकते, संरचना भी नहीं होती है, व्याकरण की बात जहाँ भी आ जाए ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, ये तो आपका राइट आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो आकलन को सर्वाधिक महत्व हम किसे देंगे, सहज अभिव्यक्ति, यानी बच्चा सहज अभिव्यक्ति करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब स्तर कौन सा है, आपका प्राथमिक है। आप इस तरीके से अगर एग्जाम टाइम भी अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि प्रश्न में हमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इससे हम बहुत जल्दी ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेते हैं। पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाना है आपको, तो अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानी। तो अब आप क्या कर सकते हो बच्चों से, तो अक्षर ज्ञान अब आपको सर्वाधिक महत्व किस चीज़ को देना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोचक कहानी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। अब किताब को क्या लिखती है, कतब। इस तरीके से आप अंडरलाइन अवश्य कर लिया करें। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शाता है, अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन या लापरवाही। अब लापरवाही कैसे कह दोगे आप, अज्ञानता भी नहीं है, वो जानती है कतब और किताब, ठीक है। और नियंत्रित लेखन, नियंत्रित तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी। यानी उसने किताब को वो कतब पढ़ती है और इसी चीज़ को वो क्या करती है, लिखती है। यानी वो जो स्वयं पढ़ती है उसे ही वो पढ़ने में यूज़ करती है, ठीक है, उसी का वो प्रयोग करती है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है, ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। तो इस हमने आपको पहले भी कई बार बता दिया है, ये आपके देखो भाषा पर दिए गए हैं, स्किनर हैं, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, चॉम्स्की है, ठीक है, और एक आपके आते हैं गिलगन। और ये जो 4 आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भाषा सीखने पर सभी ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, वाइगोस्की जी ने। और आपको ये जो आपके पियाजे जी हैं और वाइगोस्की हैं और कोलबर्ग हैं, यहाँ इन तीनों से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीन पियाजे और कोलबर्ग पर आपको वीडियो मिल चुकी है, तो आप उसे अवश्य देखें। द्विभाषिकता और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी द्विभाषिकता और किसमें बहुत संबंध पाया जाता है, व्यवसायिक, साहित्यिक या वैज्ञानिक। अब द्विभाषिकता यानी जो बच्चा 2 भाषाएं बोल लेता है या 2 भाषा का जो प्रयोग करता है, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो, तो व्यवसाय से इसका कोई भी संबंध नहीं है, साहित्य से भी नहीं है, वैज्ञानिक से भी नहीं है, इसका आपका हो जाएगा विद्युत से। विद्युत का अर्थ होता है यानी सीखना, अधिगम या फिर विद्वता, ठीक है, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। अब स्तर भी आपका कौन सा है, प्राथमिक है, और पढ़ाते समय आप किस पर
यानी हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक नियम, व्याकरणों की नियम की बात जहाँ भी आ जाए आपका ये जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। अब व्याकरण ज्ञान ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और फिर है आपका भाषा ज्ञान। आपको भाषा का ज्ञान नहीं कराना है बच्चे को, आपको क्या कराना है, भाषा का प्रयोग करना बच्चे को सिखाना है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। यानी जो मौखिक भाषा का जो आकलन होता है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है। आप किस चीज़ का आकलन करोगे जब आप बच्चे की मौखिक भाषा का आकलन करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण की शुद्धता, धारा प्रभाव की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। अब आपको ये नहीं देखना है कि बच्चा कितने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करना है, ये आपको ये भी नहीं देखना है कि बच्चे की धारा प्रभावता की तीव्रता कितनी है। ठीक है, और आपको ये भी नहीं देखना है कि उच्चारण की शुद्धता भी नहीं देखनी है। आपको देखना है विचारों की क्रमबद्धता, यानी उसके विचार किस तरीके के हैं और क्या वो अपनी यानी विचारों को एक क्रम से रख पा रहा है, बच्चा भाषा का प्रयोग किस तरीके से कर पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम भाषा के माध्यम से खाली जगह भी करते हैं। यानी भाषा के माध्यम से हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, थोड़ा वीडियो आप लोगों को थोड़ा लंबी लग सकती है, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपने मेरी मैं ज़्यादा अपनी बड़ाई तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप इस तरीके की वीडियो मतलब 4-5 वीडियो भी देखते हैं तो आपको फिर मतलब ये जो प्रश्न होते हैं इनको आपको निकालना खुद से आ जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से आप निकाल सकते हो। और मैं इसी तरीके से आपको प्रश्न हल कराती हूँ। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार, अनुभव और महसूस भी कर सकते हैं। चिंतन या विचरण करते हैं, सोचते और महसूस भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, अनुभव और महसूस भी करते हैं, चिंतन और विचरण भी करते हैं और सोचते और महसूस भी करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। यानी भाषा के माध्यम से हम सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। यानी जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो फिर हम सोचते हैं और उसे हम महसूस करके भी देखते हैं। जब भी हम कोई हंसने वाली चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे पर अजीब सी हंसी अपने आप से आ जाती है। जब भी हम कोई दुख भरी स्टोरी पढ़ते हैं तो कभी कभी तो आंसू भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता न टूटे। अब किस चीज़ से नाता नहीं टूटना चाहिए उसका। ठीक है, तो व्याकरण सीखने से, व्याकरण की बात जहाँ भी आती है आपका गलत हो गया। ठीक है, व्याकरण रटने वाली चीज़ ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन रह गए 2। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको प्रश्नों को बिल्कुल मतलब राइट आंसर निकालना आपको सिखा दूंगी। आप इस तरीके से राइट आंसर निकाला करें जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं। यानी अब आपके पास बचे 2। अब इसमें है भाषा का प्रयोग और भाषा की परिभाषा। अब जब भी भाषा की परिभाषा की बात आ गई, आपको बच्चे को परिभाषाएं नहीं रटानी है। ठीक है, आपको सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे उसका नाता न टूटे। उसका नाता नहीं टूटना है। अगर वो भाषा का परिभाषाओं को याद करेगा, रट्टा मारेगा, तो उसकी जो प्रयोग की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, उससे उसका नाता टूट जाएगा। तो आपका नाता किससे नहीं टूटना चाहिए, भाषा के प्रयोग से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा का प्रयोग। अब हम अपना लास्ट प्रश्न लेते हैं और ये आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इसको लेने से पहले मैं थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें वीडियो को। और शेयर के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो हम अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य। अब बाल साहित्य क्या मदद करता है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है और वह बच्चों के लिए
होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। और रंगतें का क्या अर्थ होता है? रंगतों का अर्थ होता है तौर तरीका, ढंग, हालत, और यानी बच्चों के अनुकूलता, ठीक है, और यानी वो बच्चों के अनुकूल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।